नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी चंडीगढ़ की है। कहानी में ख़ास बात यह है कि कातिल ने जिस घर की लड़की को मारा था महज वहां से 500 मीटर दूर रह रहा था। और सदमे की बात तो यह है कि वह 14 साल तक पुलिस के हाथों नहीं चढ़ता। पुलिस उसको 14 साल तक पकड़ ही नहीं पाती है। दोस्तों आइए पूरी कहानी जानते हैं, मामला क्या है और विस्तार से कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक दिन एक लड़की वहीं चंडीगढ़ में स्थित एक बस स्टॉप पर खड़ी थी। वह शायद टैक्सी का इंतजार कर रही थी और अचानक से उसके पीछे से सर पे कोई पत्थर से वार कर देता है। पत्थर से वार होने के बाद वह लड़की बेहोश हो जाती है। लड़की के बेहोश होने के बाद उसको जिसने पत्थर से वार किया था वह उसको गोद में उठा करके और वहीं पास जंगल में ले जाता है। जंगल में ले जाने के बाद वह व्यक्ति उसको बड़े विस्तार से उसके तन से एक एक कपड़े हटा देता है और उसको नोचना चालू कर देता है। बहुत ही वैसी दरिंदा था ये आदमी जो उसको नोचना चालू कर देता है और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करते करते काफ़ी वक्त बीत जाता है और उसका जब मन भर जाता है उसके बाद वह व्यक्ति उसको उस लड़की का गला घोंट करके उसके प्राण तन से जुदा कर देता है। दोस्तों उतने में ही उस लड़की के पिता का फ़ोन आता है, जो कि उस लड़की के पास फ़ोन था। उसी फ़ोन में फ़ोन बजता है। वह जो हत्यारा था वह फ़ोन को देखता है और उसमें देखता है कि पापा लिखा हुआ था। वो समझ जाता है कि यह फ़ोन लड़की के पिता का होगा। वह फ़ोन को रिसीव भी करता है। फ़ोन रिसीव करने के बाद वह एक ही बात बोलता है कि चंडीगढ़ में बस स्टॉप की जगह बताता है। बोलता है वहाँ पे आ जाओ, आपकी लड़की मिल जाएगी। इतना कह के वो फ़ोन काट देता है। उसके बाद वह फ़ोन को कहीं फेंक देता है, ये तोड़ देता है। पिताजी जब दोबारा फ़ोन लगाते हैं उस लड़की के पिताजी, लेकिन फ़ोन नहीं लगता। वह घर से निकलते हैं और लड़की को ढूंढना चालू कर देते हैं। हर जगह लड़की को ढूंढना चालू कर देते हैं। उसके जितने भी दोस्त थे, लड़कियाँ दोस्त, लड़के दोस्त, सबको फ़ोन करके देख लेते हैं। किसी के पास उस लड़की का पता नहीं चलता और किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है। दोस्तों वह मोहल्ले में सबके घर जा जा कर के भी पूछते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। और वह जो फ़ोन में जगह बताई थी बस स्टॉप की, उसके पिताजी वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वहीं आसपास तलाश करने लगते हैं। तलाश करते करते थोड़ा उसी जंगल में जो झाड़ियाँ थी वहाँ अंदर जाते हैं और आवाज़ देते हैं अपनी बेटी को ज़ोर ज़ोर से। काफ़ी वक्त गुजर चुका था ढूंढते ढूंढते। वो आखिरकार जंगल में अपनी बेटी को देख लेते हैं। उनकी नज़र पड़ जाती है, वह ज़मीन पे पड़ी हुई थी। जब लड़की के पिता उसके पास जाते हैं वह देखते हैं कि लड़की के तन पे एक भी कपड़े नहीं थे और जगह जगह पे नोचने के निशान, जैसे कि बुरी तरह से उसके साथ बर्ताव हुआ था। दोस्तों वह अपनी लड़की को तुरंत शरीर में कपड़े डालते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद डॉक्टर जब उसको देखते हैं, डॉक्टर वहीं पे बता देते हैं कि शरीर बेजान है, इसमें जान नहीं है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। उसके बाद रिपोर्ट में ये पता चलता है कि इसके सर में चोट लगने से यह बेहोश हो गई थी। उसके बाद इसके साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म होने के बाद गला घोंट के इसके प्राण तन से जुदा कर दिए गए हैं। डॉक्टरों का कहना था कि यह कोई बहुत ही दरिंदा आदमी था। डॉक्टर सहमे हुए थे उस लड़की की लाश को देख करके। बहुत बुरी हालत थी। डॉक्टर लड़की के पिता को सारा कुछ बताते हैं। लड़की के पिता पुलिस में FIR दर्ज करवाते हैं और पुलिस अब इसकी जांच चालू करती है, जांच करना शुरू कर देती है। जांच में जो उस लड़की का नाम नेहा था, नेहा के जितने भी दोस्त थे उन सबको पुलिस लेके आती है और उनसे बारी बारी से पूछताछ करती है। अलग अलग करके पूछताछ करती है। हर तरह से इन्वेस्टिगेशन अपनी पुलिस करती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। और उनकी जांच में उनके दोस्त जितने भी नेहा के दोस्त थे वह कोई उस टारगेट में नहीं आ रहे थे। कोई सबूत नहीं मिल रहा था उनके खिलाफ। शायद वह निर्दोष थे। पुलिस अब उससे आगे बढ़ करके शहर में जितने क्रिमिनल क्वालिटी के व्यक्ति थे जिनके ऊपर बड़े बड़े ऐसे चार्जेस थे, उन व्यक्तियों की एक लिस्ट बनाती है। लिस्ट बनाने के बाद उन सब की लिस्ट करीबन 500 लोगों की लिस्ट तैयार होती है। उन 500 लिस्ट में से सब के एक एक करके धीरे धीरे DNA सैंपल निकलवाए जाते हैं।
और वो डीएनए सैंपल जब मैच कराते हैं तो किसी का भी डीएनए सैंपल उस लड़की से नहीं मिल रहा था। मतलब अब ये साबित हो चुका था कि ये जितने क्रिमिनलों का डीएनए सैंपल निकलवाया गया है, इनमें से कोई भी क्रिमिनल ने इस लड़की के साथ वारदात को अंजाम नहीं दिया। ये बात अब क्लियर हो चुकी थी। पुलिस बेहद हताश हो चुकी थी, पुलिस को कोई सुराग मिल नहीं रहा था। अब थक हार के पुलिस और छानबीन करती है उस एरिया में और जानकारी करने की कोशिश करती है। पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस थक हार करके बैठ जाती है। अब केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। दोस्तों, वक्त गुजरता जाता है, धीरे धीरे करके 1, 2, 3 साल, इस तरह से 12 साल गुजर जाते हैं। में कहीं गुम हो गए। नेहा शाम के 7 बजे किसी काम से बाहर निकली थी, पर 1 घंटे बाद भी नेहा नहीं लौटी। नेहा के पिता राजवीर सिंह अहलावल और मां कमलेश कुमारी घर में बैठे बिटिया के लौटने का इंतजार कर रहे थे। 12 साल बीतने के बाद दोस्तों, एक पति पत्नी बाजार गए हुए थे। वह बाजार में कुछ सामान खरीद रहे थे दुकान से काफ़ी सारा सामान खरीदने के बाद जब पति अपना पर्स चेक करते हैं तो पर्स में शायद पैसे कम पड़ रहे थे जितनी उन्होंने बाजार की थी। वह पैसा दुकान वाले को चुकाने के लिए थोड़े बहुत पैसे कम पड़ रहे थे। अब पति बोलता है अपनी पत्नी से कि तुम यहीं रुको, मेरा दोस्त यहीं पास है, मैं उससे पैसे लेकर के आ रहा हूँ। और दुकान वाले को भी वह बोलता है कि ठहरो भैया, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। वैसे भी उनका रोज का आना जाना था, दुकान वाले से पहचान भी थी, वो उधार करना नहीं चाहते थे, वो सोच रहे थे अभी ही चुका दिया जाए। और वह पैसा लेने चले जाते हैं। पैसा लेकर के जब वापस आते हैं दुकान वाले के पास तो वो देखते हैं कि उसकी वाइफ नहीं थी, लेकिन वह इग्नोर करते हैं। वो सोचते थे कि काफ़ी देर हो गए इंतज़ार करते, तो हो सकता है उनकी वाइफ घर चली गई। वह दुकान वाले भैया को पैसा देते हैं जितना उनका बनता था। सारा पैसा चुकाने के बाद वह सीधा अपने घर आ जाते हैं। अब घर आने के बाद वो देखते हैं कि उनकी पत्नी घर पे भी नहीं थी। अब घर पे भी पत्नी को ना पा करके थोड़ा उनके मन में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न हुई। परेशानी उत्पन्न होने के बाद वह अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं। उनके मन में यह था कि हो सकता है कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई होगी, बैठ गई होगी। तो वो फ़ोन करके अपने सारी रिश्तेदारियों में पता कर लेते हैं जो वहाँ पास की रिश्तेदारियाँ थीं, पास के पहचान वाले जितने लोग थे। लेकिन कहीं उनकी पत्नी का कोई पता नहीं चलता है। जब कहीं भी उनकी पत्नी का कोई पता नहीं चलता है तो वो बाहर निकल कर मोहल्ले में जितने भी घर थे जहाँ तक उनकी वाइफ जाया करती थी या फिर उठने बैठने के लिए आया जाया करती थी, वहाँ सबके घर में वह जा करके पूछते हैं। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि वो तो अभी आई ही नहीं है, आपके ही साथ गई थी, तब से हमने भी उनको नहीं देखा है। अब दोस्तों, इसी तरह से वक्त गुजरता है और सुबह हो जाती है। वहीं थोड़ी दूर स्थित मरलोवा नामक कस्बे पे एक थाना था। उस थाने से खबर आती है, उस थाने में खबर आती है स्थानीय लोगों से कि वहाँ पहाड़ी के पास एक महिला की बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ जाती है, छानबीन करती है। उस बॉडी को देखने के बाद पुलिस कंफर्म करती है आसपास के एरिया में, और उस महिला के पति को ये बात पता चलती है। वह तुरंत उस बॉडी को देखने के लिए जाता है और अंदर से डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि हे भगवान, वह मेरी पत्नी ना हो, कोई और हो। और वह यही अपने मन में जपते जपते पहुंच जाता है। जब वहां जाकर के वह देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, यह उन्हीं की पत्नी थी। जब उसका चेहरा ये देखते हैं तो इनका चेहरा पीला पड़ जाता है, बेहद सदमे में आ जाते हैं और आगे की कार्रवाई चालू करती है पुलिस। पुलिस कंफर्म करती है कि आपकी पत्नी है। वो बताता है हाँ मेरी पत्नी है। पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। वहाँ से पोस्टमार्टम होने के बाद अब ये केस सेम उसी तरह नज़र आ रहा था जैसा केस नेहा के साथ हुआ था। नेहा का जो केस हुआ था वह 2010 में हुआ था, आज से 12 साल पहले। और 12 साल बाद यह ठीक वैसी ही घटना थी जैसा नेहा वाला केस हुआ था। सेम टू सेम वही सब कुछ नज़र आ रहा था इस केस में। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी वैसे ही सारा कुछ निकलता है। उसके बाद वहाँ की जो एसएसपी होती हैं कंवरदीप कौर, वह वहाँ के मौजूद डीएसपी चरणजीत सिंह को बुलवाती हैं और एक टीम गठन करने के लिए बोलती हैं। 5-6 लोगों की एक टीम बनाई जाती है
और कंवरदीप कौर बोलती हैं कि देखो इस केस को सॉल्व करना ही है, क्योंकि यह सेम टू सेम वही केस है और उसी बंदे का केस है जो आज से करीबन 12 साल पहले 2010 में हुआ था। यह सेम टू सेम वही केस है और उसी बंदे ने किया है। अगर इस बार इसको हमने नहीं पकड़ा तो आगे चल के ऐसी ही और घटनाओं को ये अंजाम देगा। और वो बहुत सख्ती से इस केस के बारे में कार्रवाई करने के लिए डीसीपी साहब को बोल देती हैं। डीसीपी साहब 5-6 लोगों की टीम बनाते हैं और वह टीम अपने अपने काम पे लग जाती है। टीम का सबसे पहला काम क्या होता है, टीम वाले क्या करते हैं कि डॉक्टर का भेष बनाते हैं। डॉक्टर का भेष बनाने के बाद कुछ रियल डॉक्टर अपनी टीम में रखते हैं और वह उसी क्षेत्र में जो लड़की का घर पड़ता था, जो पहला हादसा हुआ था, उसी क्षेत्र में ब्लड सैंपल चेकिंग का काम चालू कर देते हैं और उसी क्षेत्र में ब्लड सैंपल इकट्ठा करने लगते हैं। ख़ास तौर पे वह ब्लड सैंपल कुछ ऐसे लोगों का कर रहे थे जो कि कुंवारे हों या फिर बाहर से वहाँ कमाने के लिए आए हों, बाहरी जो वहाँ पे बसे हों। ऐसे ही लोगों का उनको बेहद इंतज़ार था, उनको ऐसे ही लोगों पे शक था जो वहाँ बाहर से आए हुए थे। अब वह ऐसा ही करते हैं, ब्लड सैंपल चेक करते करते वह एक घर पे पहुँचते हैं जहाँ एक बूढ़ी माँ रहती हैं। वह बूढ़ी माँ से बोलते हैं कि हम ब्लड टेस्ट करने आए हैं, कोई बीमारी का नाम लेकर के वह ब्लड टेस्ट कर रहे थे। डॉक्टरों की भी टीम उन्होंने अपने साथ ले रखी थी और डॉक्टर के भेष में पुलिस वाले भी मौजूद थे। वह माता जी बोलती हैं कि अभी तो मैं ही हूँ घर पे, मेरा बेटा है जो वो टॉयलेट गया हुआ है, टॉयलेट के अंदर है। वो बोलते हैं कोई बात नहीं माँ जी, हम इंतज़ार कर लेंगे, और वो वहीं पे बैठ जाते हैं। अब तकरीबन 20 मिनट बैठने के बाद उनका बेटा टॉयलेट से बाहर निकलता है। दरअसल अंदर वो सब कुछ सुन रहा था। वो बाहर निकलने के बाद बात को टालने लगता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम मोनू कुमार था। मोनू कुमार नाम का लड़का बात को टालने लगता है, तभी वह दूसरा काम बता के और बाहर जाने लगता है। तभी उसको रोकते हुए पुलिस वाले बोलते हैं, जो डॉक्टर के भेष में थे, वह उसको बहला फुसला करके मनाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में क्या हो जाएगा, 5 मिनट बाद अपना जो भी तुमको काम करना हो आराम से कर लेना। और उसको बहला फुसला करके उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं। अब सारा ब्लड सैंपल इकट्ठा करने के बाद टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, 10-15 दिन में यह सारी रिपोर्ट आना चालू हो जाती हैं। अब पुलिस के पास जब सारी रिपोर्ट आ चुकी थी, सबका ब्लड सैंपल, जितने भी ब्लड सैंपल पुलिस ने इकट्ठा किए थे, वो सब ब्लड सैंपल जो घटना हुई थी उनसे डीएनए से मिलाना चालू कर देते हैं। कोई भी डीएनए से मिल नहीं रहा था, लेकिन वो डीएनए सैंपल जो मोनू से लिया गया था, मोनू कुमार, उसका डीएनए सैंपल उन दोनों केसों से मैच करता है। मोनू का जो ब्लड सैंपल था वह उन दोनों वारदातों से, जो नेहा के साथ हुई थी और यह जो बाजार गए हुए पति पत्नी थे, उनकी पत्नी के साथ जो हुई थी, यह ब्लड सैंपल दोनों से मैच कर जाता है। जो कि पुराना केस 2010 का नेहा का हुआ था और यह पति पत्नी जो बाजार गए हुए थे, उनके पत्नी के साथ जो हुआ था, इन दोनों वारदातों से वह ब्लड मैच कर जाता है, ब्लड सैंपल मैच कर जाता है। उसके बाद पुलिस को अब कन्फर्म हो चुका था कि यह सारी घटनाओं को अंजाम देने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, यही मोनू है। और पुलिस अब अपनी रियल वर्दी में उसके मोनू के घर जाती है, मोनू को अरेस्ट करने के लिए। पुलिस घर पर जाती है। मोनू जैसे ही पुलिस वालों को देखता है, वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मुझे रोटी बना के खिला दो, पता नहीं आगे अब कब आपकी हाथ की रोटी खाने को मिले या मिले भी ना। यह कह करके वह पुलिस वालों को बोलता है, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, मैं अपनी माँ के हाथ का बना हुआ एक बार खाना खाना चाहता हूँ। पुलिस वाले रुक जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी माँ के हाथ का बना खाना खा लो आराम से, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब वह अपने माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाता है और दोस्तों, पुलिस वाले उसको वहाँ से ले करके आ जाते हैं। अब उससे पूछताछ चालू करते हैं तो वह सारे राज खोलता है। उसने नेहा के साथ 2010 में कैसे किया था, पूरी डिटेल में पूरा केस समझाता है। उसके बाद इस महिला का पूरी डिटेल में केस समझाता है। पुलिस और भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करती है उसके साथ, क्योंकि पुलिस को पता था यह एक साइको किलर टाइप का इंसान है। इसने सिर्फ ये 2 घटनाओं को अंजाम नहीं दिया होगा, हो सकता है इसने कहीं ना कहीं और भी ऐसी घटनाओं को अंजाम जरूर दिया होगा। और पुलिस उसको और पूछती है और टॉर्चर करती है,
तब जाकर के वो बताता है कि वह 2008 में हिमाचल प्रदेश गया था। वहाँ भी ठीक ऐसे ही एक लड़की के साथ उसने किया था, जो कि वहाँ से करने के बाद वह यहाँ शिफ्ट हो गया था चंडीगढ़, यहाँ आ गया था काम करने के लिए। दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं, इस घटना को सुनाने का मतलब हमारा लोगों को जागरूक करना था। किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना या किसी को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हो सकें, सतर्क हो सकें और समझदार हो सकें। ऐसी चीज़ों से सावधान रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। दोस्तों, अगर वीडियो हमारे आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ताकि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और आपके ही लिए हम मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए हमेशा हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप अपना सपोर्ट और प्यार हम पे बनाए रखिए। हम एक के बाद एक ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जिनसे शायद कुछ लोगों की मदद हो पाए हमारे वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।